देखिए, जहाँ तक आईपीसी की धारा 141 से लेकर और 160 तक का प्रश्न है, 141 से लेकर और 160 तक में ये अध्याय 8 में सब धाराएं हैं। और अध्याय 8 जो ये धाराएं हैं, ये लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में हैं। यानी कि जो पब्लिक पीस होता है या जो समाज की शांति होती है या समाज की आपका कह सकते हैं कि जो पीस होता है उस पीस को डिस्टर्ब किया जाता है। और सेक्शन जो है आपका 141 से लेकर 160 तक, इसमें पहले एरिया कवर कर लीजिए कि कौन कौन से हमें क्वेश्चन आपका पढ़ना है। पहला एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है 141 में कि अनलॉफुल असेंबली को या विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करिए। इसमें समझाना ज़्यादा नहीं रहता। अगर अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव शब्द आ जाए तो 141 में जो 5 उद्देश्य दिए गए हैं, जिन उद्देश्यों के लिए कम से कम 5 व्यक्ति जुटे हों तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा, जुटान। वह आपको तैयार करना पड़ेगा, यानी कि उसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो 5 उद्देश्य हैं उसको रट्टा मारना है और रट्टा मारकर उसी को छाप देना है। उसमें अपने मन से बढ़ाने का समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि केवल 5 उद्देश्य लिखते लिखते आपका टाइम ओवर हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है कि राइट या बलवा को परिभाषित करिए। ज़्यादा ये भी चांस रहता है बनने का। बलवा को परिभाषित करिए तथा बलवा और दंगे में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि बलवे को डिफाइन करिए और बलवा तथा आपका दंगे में अंतर बताइए। तीसरा जो क्वेश्चन आपका इधर बन सकता है 149 146 से बताया गया। भाई अभी पहले एरिया कवर कर लिया जाए, तब आपका एक एक करके शुरू किया जाए। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है 149 से और 34 से, यानी कि अब समय आ गया है कि आपका धारा 34 और 149 दोनों को बताया जाए। कॉमन इंटेंशन की बात करें तो आपका सेक्शन 34 और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपका 149, यानी कि सामान्य आशय पूछे तो 34 लिखेंगे और सामान्य उद्देश्य पूछे तो 149 लिखेंगे। दोनों में अंतर क्या है? कम से कम 8-10 अंतर भी आपको हम बताएंगे। डिफरेंस भी पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन आपका पूछल्ला आ रहा है कि समान आशय और सामान्य आशय में क्या अंतर है, यानी कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या अंतर है। पूछल्ला छोटा क्वेश्चन टिप्पणी में, ये हम देखेंगे। फिर इधर से जो क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और बचे। एक वैकेरियस लाइबिलिटी जो वर्तमान समय में ज़्यादातर टिप्पणी में बन रहा है। वैसे वैकेरियस लाइबिलिटी मैं प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत भूमिका जब लिखवाया हूँ, मैं उसी समय मैं लिखवाया हूँ, पढ़ाया हूँ, फिर एक बार हम पढ़ा देंगे। और लास्ट में आपका दंगे पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपका दंगा पूछा जाता है और बलवा और दंगा में अंतर तो हम बताएंगे ही। तो एक एक करके आपका शुरुआत किया जाए। पहला आपका अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव। देखिए पहला क्वेश्चन इस पर हम आते हैं, इसको डिटेल में न पढ़ाया जाए और बेयर एक चूंकि याद करना है, एकदम हूबहू समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूमिका आपका जरूर हम बताते हैं।
कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में धारा 141 से लेकर 160 तक में प्रावधान किया गया है, जिसमें सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव का प्रावधान किया गया है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 141 धारा 141 में दिए गए 5 में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं तो उनके जमाव को अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा कहा जाता है। इंग्लैंड में उद्देश्य समान है, यानी कि इंग्लैंड में भी कितने ही उद्देश्य हैं? 5, लेकिन इंग्लैंड में व्यक्तियों की संख्या 5 न होकर कम से कम 3 होनी चाहिए। तो इंग्लैंड से देखिए शुरुआती दौर में आप एक लाइन ही भूमिका में सही, लेकिन मैं फिर बता दूं, कि आपका जो भूमिका आप बांधेंगे, आपका इंग्लैंड का जो नियम है वह आप जरूर लिखिए कि इंग्लैंड में उद्देश्य समान है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी चाहिए? आपका 3। उद्देश्यों में आपका कह सकते हैं कोई अंतर नहीं है। तो वहीं 5 जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है, सामान्य उद्देश्य है, वहीं आपका रट्टा मारना है और आगे पढ़ाया नहीं जाता, आपका उसको रटना है। अब आइए राइट देखा जाए या बलवा, ये जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आप कैसे इसको डील करेंगे। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में, अध्याय भी एक माने एक तरीका है कि आप अध्याय भी लिख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में धारा 141 से लेकर 160 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 146 में बलवे को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि अब बलवा की क्या परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को एकदम बेहरेक्ट आपका याद होना चाहिए। यानी कि प्रयास ये करिए कि धारा 146 में जो बेहरेक्ट की भाषा है, भाई एकदम हूबहू 3-4 लाइन आप याद कर लीजिए। भाई कुछ जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको हर हाल में आपको याद करना ही होगा और कोई उपाय नहीं। जैसे चोरी हो गया, आपका चोरी हो गया इत्यादि, चौथी धारा हो गई, ये सब तो कम से कम याद कर सकते हैं हूबहू। देखिए क्या कहा गया है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो कम से कम ये जो 3-4 लाइन है आप याद करेंगे। फिर एक बार देखिए, जब कभी अनलॉफुल असेंबली द्वारा या उसके किसी मेंबर द्वारा ऐसे असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत बलवा के निम्नलिखित
आवश्यक तत्व निकलते हैं। यानी कि परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आपका एसेंशियल एलिमेंट निकालेंगे। तो कम से कम पहला आवश्यक तत्व हो गया, बलवे के लिए यह आवश्यक है कि अनलॉफुल असेंबली हो, यानी कि विध विरुद्ध जमाव हो। पहला याद रखिए, पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। दूसरा आवश्यक तत्व ये हो गया कि ऐसे जमाव के सभी सदस्यों द्वारा या आपका किसी एक या ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा या सभी सदस्यों द्वारा आपका बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना, यानी कि आपका बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना। अगला आवश्यक तत्व ये निकला कि ऐसी बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट को क्या बढ़ाने में, आगे। तो तीन फिर एक बार याद कर लीजिए, तो तीन तत्व हैं, इसी को हम व्याख्या करेंगे। पहला, बलवा के लिए आपका राइट के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला अनलॉफुल असेंबली हो। दूसरा, ऐसे अनलॉफुल असेंबली का कोई एक मेंबर या एक से अधिक मेंबर क्या करे, बल या हिंसा का प्रयोग करे। ऐसी बल या हिंसा का प्रयोग क्यों किया जाए, तो जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं, सामान्य उद्देश्य हैं, उसको क्या करने के लिए, आगे। तो तीन आवश्यक तत्व हैं, दो बार बताया गया भाई। जिनको मेंस देना है या प्री देना है, प्री में भी बिहार में पूछा गया था कि बलवा के आवश्यक तत्व, तो वहीं जो बल या हिंसा है, कई लोग गलत करके आ गए थे। प्री में आपका पूछा गया था, और वहीं क्या आपका यूपी में भी पूछा गया था एक कदम आगे बढ़ के, बलवा के लिए सामान्य दंड 147 में, और घातक आयुध से बलवा करते हैं तो एक धारा और बढ़ेगी, कौन सी, 148। तो बलवा के ये जो तीन एसेंशियल एलिमेंट हैं, इसी को आपको डिटेल में कोरिलेट करके लिखना है। और देखिए आप कैसे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका है कि बलवा के लिए यह आवश्यक है कि अनलॉफुल असेंबली हुई हो, यानी कि विधि विरुद्ध क्या किया गया हो, जमाव। बलवा की पहली आवश्यक शर्त यह है कि अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव किया गया हो। विधि विरुद्ध जमाव को इस संहिता की धारा 141 में डिफाइन किया गया है। यानी कि जब विधि विरुद्ध जमाव आप मेंस में लिखिए तो धारा 141 को कोरिलेट जरूर करिए। 141 में परिभाषित किया गया है, जब 5 या 5 से अधिक लोग 141 धारा में दिए गए 5 में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए एकत्र हुए हों, तो उन्हें आपका अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव उनकी सभा को एकत्रित होने को, असेंबली को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। तो फिर याद कर लीजिए, आपका ये नहीं कि 141 यहाँ पूरा लिखिए, 141 कम से कम 3 लाइन में आप समरी लिखेंगे। फिर फिर मैं एक बार इसको बता रहा हूँ। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 5 या 5 में से किसी एक या एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हों, तो ऐसे व्यक्तियों के जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। अतः बलवा के लिए व्यक्तियों की जो संख्या होनी चाहिए वह कम से कम 5 होनी चाहिए, क्योंकि बलवा तभी होगा जब सबसे पहले
व्यक्तियों का जमाव सेक्शन 141 के तहत अनलॉफुल हो। अगर व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध नहीं था और वे व्यक्ति बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तो किसी भी हाल में बलवे का अपराध नहीं होगा। दूसरा देखिए आवश्यक तत्व। दूसरा आवश्यक तत्व ये है कि ऐसे जमाव के किसी एक या एक से अधिक सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना। यानी कि बलवा के लिए यह आवश्यक है कि जो 141 में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए हैं उन व्यक्तियों में से कोई एक या एक से अधिक द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए। जब आप फिर बल को डिफाइन करेंगे, जहाँ तक बल की बात है, बल को इस संहिता में परिभाषित किया गया है लेकिन हिंसा को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर एक सेक्शन को रिलेट करेंगे कि बल की परिभाषा आईपीसी की धारा 349 में दी गई है, जबकि हिंसा को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। बल एक सीमित दायरा रखता है लेकिन हिंसा एक व्यापक दायरा रखती है। यानी कि इसका मतलब या तो 349 वाले बल का आपने प्रयोग किया है या किसका प्रयोग किया है, हिंसा का। ये आपका दूसरा आपका आवश्यक तत्व रहा। तीसरा देखिए, जहाँ तक तीसरे आवश्यक तत्व की बात है, तीसरा आवश्यक तत्व ये रहा कि ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग आपका सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने, अग्रसर करने अर्थात गति देने के लिए किया जाना चाहिए। इसका मतलब अब कैसे इसकी व्याख्या आप करेंगे ये थोड़ा समझिए। आईपीसी की धारा 141 में सामान्य उद्देश्य को परिभाषित करते हुए 5 उद्देश्यों तक इसे सीमित रखा गया है। तो जब अनलॉफुल असेंबली के सदस्य इन 5 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तब बलवा कहा जाता है, चाहे एक मेंबर बल या हिंसा का प्रयोग करे या एक से अधिक। इस प्रकार आपका बलवा की परिभाषा पूरी तरह क्या हो गई, समाप्त। तो 3 तत्व देखिए कहाँ कहाँ से हमने कोरिलेट किया। 141 से हमने कोरिलेट किया, फिर आपका 349 से कोरिलेट किया। कम से कम इन दोनों से कोरिलेट करके ही आवश्यक तत्वों को लिखिएगा और ये जरूर दिखाइएगा कि बल सीमित दायरा रखता है और हिंसा क्या है, व्यापक। तो आगे बढ़ा जाए इसमें। इसके बाद तुरंत आपका दंगा पढ़ना चाहिए और दंगा टिप्पणी में आता है। कम से कम इतना जानते रहिए कि आप टिप्पणी में आए तो उसको क्या करिए, एक पेज कम से कम लिख लेंगे। तो देखिए आपका दंगा की भी परिभाषा दे दी जाए। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, एक पेज से अधिक नहीं लिखना है। मैं फिर बता दूं, जो हम बताएंगे वो भी आपका एक पेज ही रहेगा। देखिए आपका जब भी दंगा लिखिए तो एक और तरीका आपका, सेलेक्ट लोग बता रहे हैं तमाम लोग, वह तरीका ये है कि आप किस अध्याय में वह बात लिखी गई है और वह अध्याय किसके बारे में है और आपका और किस धारा में वह बात लिखी गई है। एक नियम यह है कि आप अगर शुरुआती दौर में 2 लाइन ये दिखा देते हैं तो वह भी इफेक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे चोरी आप लिख रहे हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में धारा 378 से लेकर 462 तक में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है,
जिसमें 378 में चोरी की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है। तो ये भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने एग्जामिनर ये समझ रहा है कि आप चैप्टर और पूरा आप क्या है कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं वो आप क्या करते हैं जानते हैं। तो फिर एक बार देखिए, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में धारा 141 से लेकर 160 तक में लोक प्रशांति के विरुद्ध, पब्लिक आपका पीस के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 159 में दंगे को परिभाषित किया गया है। दंगे का शाब्दिक अर्थ होता है आतंकित करना, माने दंगे का शाब्दिक अर्थ होता है आतंकित करना। लेकिन इस धारा में दंगे को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि अब चूंकि बेयर एक्ट छोटा है तो फिर हम बता रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन 2-3 लाइन रटने का प्रयास करिए घर पर। कम से कम जो परिभाषा देंगे वह परिभाषा में लोचा न हो, कमी न हो, कुछ न छूटे, सतर्क रहना है। अब देखिए 3 लाइन की परिभाषा है, 2 लाइन की, वो तो कम से कम याद करके जाइए कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति को में भंग डालते हैं या लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत, अब तुरंत विश्लेषण कर देंगे, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत दंगे के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। व्यक्तियों की पहले संख्या निकाल लेंगे 2 या 2 से अधिक। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हुई हो, ऐसी लड़ाई कहाँ हुई हो, लोक स्थान में, और ऐसी लड़ाई के कारण जो लोक शांति है यानी कि पब्लिक पीस है उसमें क्या पड़ा हो, विघ्न पड़ा हो, यानी कि पब्लिक पीस भंग हुई हो। अब इसी को आपका 4 आवश्यक तत्व लिख देंगे, ये 4 लाइन में हो जाएगा। परिभाषा 3 लाइन हुई 7 लाइन, और 2 लाइन भूमिका बांधे, यानी कि कम से कम आपका 10 लाइन कवर हो गया। अब जो आपका 15 लाइन बचा, इन्हीं बातों की व्याख्या करनी है। तो पहला है कि दंगा के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। केवल एक व्यक्ति मात्र दंगा नहीं कर सकता। ये पहला 2 लाइन आपने व्याख्या दे दिया। दूसरा आपका है ऐसे व्यक्तियों के बीच लड़ाई का होना, यानी कि आवश्यक है, इसकी व्याख्या जरूर करिएगा। माने 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच दंगे के लिए यह आवश्यक है कि लड़ाई हुई हो। केवल उग्रता दिखाना लड़ाई नहीं मानी जाएगी। अगर केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार पीट रहा है और दूसरा व्यक्ति मार पीट नहीं रहा है, तब भी लड़ाई नहीं कही जाएगी। लड़ाई का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से मारपीट होनी चाहिए। और अगर केवल उग्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वह क्या लड़ाई मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। यानी कि केवल गाली गलौज और दिमाग गर्म कर देना, यानी कि केवल आपका गाली गलौज करना और उग्रता से बातें करना दंगे के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि दोनों पक्षकारों में चप्पल जूता या पैजामा, यानी कि जब तक कि दोनों भाई शब्द वापस लिए जा रहे हैं, जब तक कि दोनों पक्षकार आपस में मारपीट न किए हों। तो लड़ाई का मतलब ये हुआ कि एक पक्षकार नहीं मार रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तब लड़ाई कही जाएगी। ऐसी लड़ाई तीसरा ये
ऐसी लड़ाई का पब्लिक प्लेस में होना, लोक स्थान में होना, लोक स्थान वह माना जाता है जहां जनता को आसानी से आने जाने का अधिकार होता है। जैसे बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, सिनेमा घर हो गया, पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया इत्यादि। दो तीन उदाहरण देकर क्या कर दीजिएगा, इत्यादि। अगर लड़ाई प्राइवेट स्थान पर किए हैं दो या दो से अधिक लोग, तो उसे दंगा नहीं माना जाएगा, क्योंकि लड़ाई हर हाल में कहाँ होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पर। और केवल लड़ाई ही नहीं, ऐसी लड़ाई से माने दो या दो व्यक्ति मारपीट किए हों, लोक स्थान में किए हों, और ऐसी लड़ाई से आपका लोक शांति में क्या पड़ा हो, बिक। यानी कि जो उस जगह का पीस है, पीस यानी कि आपका माने शांति व्यवस्था है, वह किस में बदल गई है, अशांति में। अगर ये चारों तत्व विद्यमान हो तो हम कहेंगे कि व्यक्तियों ने क्या किया है, दंगा। तो दंगा समाप्त हो गया, बचा ही क्या। आपका यही एक पेज कम से कम लिखिएगा, मैं बता दूं। लेकिन इसके बाद आपका जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बलवा और दंगा में अंतर बताइए, अंतर ज्यादा पूछा गया। अंतर भी आपका दंगा की परिभाषा तो पूछी है, परिभाषा के बाद आपका अंतर भी पूछा गया है। आप बलवा लिख लीजिए इधर 146 में, और दंगा किस में, 159। देखिए आप कैसे अंतर करेंगे, और एक एक आपका प्रयास करिए अच्छे से इसको। भाई हम बता ही रहे हैं 7-8 अंतर। प्रयास ये करिए कि भाई आपका दिमाग में बैठाइए या तो जाकर घर पर रट्टा मारिए, या जो लेक्चर दिया जा रहा है आप दिमाग में बैठाइए। अगर रटने की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि सबको तो शक्ति होती नहीं कि रट्टू तोता बन जाए, तो उसका एक उपाय है कि उसको समझिए, लेक्चर ध्यान से सुनिए, और जो दिमाग में बैठे वहीं जाकर वहाँ उगल दीजिए, यानी कि आपका लिख डालिए। कहाँ, कंपटीशन में। तो देखिए आपका पहले बलवा चला जाए, परिभाषा में अंतर दिखाइएगा। बलवे की परिभाषा 146 में दी गई है, और परिभाषा लिख डालिएगा। तो जब विध विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, या तो एक सदस्य द्वारा या एक से अधिक द्वारा, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, बलवा। दंगे की परिभाषा दे दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपका लोक स्थान में लड़ाई किए हों, और इससे उस लोक स्थान की शांति में क्या पड़ा हो, विघ्न पड़ा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, 159 में दंगा। पहला अंतर आप सेक्शन वाइज दीजिएगा और परिभाषा लिख दीजिएगा। दूसरा अंतर संख्या बल को लेकर दीजिएगा। बलवे के लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 5 हो, जबकि दंगे के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो, 2। ये दूसरा अंतर बता दिया गया। तीसरा अंतर आइए, बलवे के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना अनिवार्य है, जबकि दंगे के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक नहीं। फिर एक बार तीसरा समझिए, बलवा के लिए अनलॉफुल असेंबली का होना आवश्यक है, जबकि दंगे के लिए अनलॉफुल असेंबली का होना आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा उद्देश्य को लेकर करिएगा अंतर। बलवा का अपराध तभी हो सकता है जब
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। सामान्य उद्देश्य की संख्या सीमित रखी गई है। आईपीसी की धारा 141 में इसे कितने उद्देश्यों तक सीमित रखा गया है? 5। जबकि दंगा किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है, जैसे कि सिनेमा हॉल में या रेलवे खिड़की पर टिकट लिया लेने गए और दो लोग वहीं क्या कर दिए? मारपीट। तो ये भले ही बलवा न हो, लेकिन दंगा तो क्या है? हो ही गया। तो ये आपका यानी कि बलवा केवल और केवल 5 उद्देश्यों के लिए हो सकता है और दंगा किसके लिए? किसी भी उद्देश्य के लिए। अब स्थान आ जाइए। बलवा व्यक्तिगत स्थान पर भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थान पर भी, यानी कि बलवा प्राइवेट स्थान पर भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है? लोक स्थान, पब्लिक प्लेस पर। लेकिन दंगा सदैव कहाँ होगा? आपका पब्लिक प्लेस पर, प्राइवेट प्लेस पर नहीं। अब लड़ाई आ जाइए। बलवा के लिए बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। दोनों पक्षकारों में लड़ाई होना आवश्यक नहीं है, लेकिन दंगा के लिए दोनों पक्षकारों में लड़ाई का होना क्या है? आवश्यक। भाई फिर हम बता दें, बलवा के लिए एक पक्षकार ही ईंट पत्थर चलाने लगा आपका पुलिस पर, तो ये बलवा हो जाएगा, भले ही पुलिस ने बल का प्रयोग न किया। लेकिन दंगा के लिए ये आवश्यक है कि दोनों पक्षकार आपस में क्या किए हों? लड़ाई। इसके बाद गंभीरता पर आइए, गंभीरता को भी दिखाइए। बलवा एक गंभीर अपराध है, जबकि दंगा एक सामान्य अपराध। फिर याद रखिए, कौन गंभीर है इसमें? बलवा। सामान्य कौन है? बलवा के लिए दंड की मात्रा ज्यादा है और दंगा के लिए दंड की मात्रा क्या है? आपका कम है। यानी कि आपका, फिर एक बार देखिए, बलवा के लिए दंड की मात्रा ज्यादा है और आपका दंगा के लिए दंड की मात्रा कम है। तो बलवा जो व्यक्ति करेगा, 2 साल है ना, देखिए तो 147 में कम, आपका अधिकतम 2 साल बलवा के लिए दंड लिख दीजिएगा अंतर में, अधिकतम 2 साल है 147 में, जबकि दंगा के लिए दंड आपका कम है और 1 मास है ना, यानी कि 1 मास, यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो कहावत कही जाती है भाई, आपका कोई बुरा न माने कहावतों को लेकर, क्योंकि कहावतों को कहावत के आधार, यानी कि कहाँ बलवा 2 साल का दंड है, यानी कि और कहाँ दंगा में 1 माह का ही दंड है, यानी कि 24 गुना दंड बलवे में क्या है? ज्यादा। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया कि बलवा और दंगा में। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बना, वाइकेरियस लाइबिलिटी देखा जाए, प्रातिनिधिक दायित्व। वर्तमान समय में ये जो क्वेश्चन है, ये वर्तमान समय में क्वेश्चन ये ज़्यादा आ रहा है और वाइकेरियस लाइबिलिटी के क्वेश्चन आपका बन रहा है ज़्यादा। तो देखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी आपका 5 मिनट भाई ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा दिमाग इधर उधर जा रहा है, इससे अच्छा है कि मैंने अभी 2-4 मिनट बाद पढ़ाते हैं, पानी वानी पी के, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है भाई। अभी ब्रेक नहीं दिया जाएगा जब तक ये प्रातिनिधिक दायित्व इतिहास समाप्त न हो जाए। 5 मिनट बाद अभी चलाएंगे, क्योंकि आज आपका 7:30 बजे कुछ काम है, तो आपका 2 ही सब्जेक्ट आज चल पाएगा, आईपीसी और एविडेंस केवल, और पास्को एक्ट कल से शुरू हो पाएगा। तो अभी 5 मिनट बाद हम आपका मैंने शुरू करते हैं। क्यों नहीं, अब 5 मिनट रुक जाइए थोड़ा, अब थोड़ा दिमाग
भाई पढ़ा रहा है आदमी, लेकिन कभी काल होता है कि दिमाग इधर उधर भटकता रहता है कंदराहों में। तो उससे उपाय है कि 2-4 मिनट क्या करिए दिमाग को। तो भाई 5 मिनट ही ब्रेक, अभी नहीं है ब्रेक, 6:15 बजे होगा। तो आपका पानी नहीं, हम थोड़ा रुक जाए पानी।
देखिए, आपका एक क्वेश्चन आपका तमाम राज्य नया बना रहे हैं इस समय। आपका उत्तराखंड में बना था, झारखंड में भी, और बिहार में भी आने का चांस है। माने ये नया क्वेश्चन कुछ सामान्य सिद्धांतों से इस समय बनाया जा रहे हैं। वह जो नया क्वेश्चन आपका बनाया जा रहा है वह आपका है वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसको हम कहते हैं प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत, यानी कि सामान्य भाषा में इसको जानिए, करे कोई और भरे कोई और। यानी कि प्रत्यायुक्त दायित्व। प्रत्यायुक्त दायित्व का मतलब दूसरों के लिए दायित्व, यानी कि अपराध कोई और करता है और उसके लिए सजा किसी और को दी जाती है, इसी को हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। कम से कम आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी की जब भी शुरुआत करिए तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, और आपका कह सकते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के कौन कौन से अपराध हैं इंग्लैंड में और भारत में कोरिलेट करके लिखना पड़ेगा। लेकिन एकदम शुरुआती दौर से सबसे पहले जनरल रूल लिखा जाता है। कोई भी क्वेश्चन शुरू करिए, अगर सामान्य नियम या जिसे बेयर एक्ट में मामूली तौर पर लिखा जाता है, यानी कि मामूली तौर पे, तो पहले सामान्यतः या जनरली या सामान्य नियम जाना जाता है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति स्वयं द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित किया जाता है, न कि दूसरों के द्वारा किए गए अपराध के लिए। अर्थात सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए रांगफुल एक्ट, यानी कि दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, दूसरों के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी दूसरों द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह सिद्धांत निसेसिटी पर आधारित है, आवश्यकता पर आधारित है। ये सामान्य नियम, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका अपवाद। अब इसके बाद आपको जो कवर करना है, एक सिविल मामला लिखना है और दूसरा आपका क्रिमिनल मामला। अब पैराग्राफ चेंज करके, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके, सामान्यतः प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सिविल मामलों में लागू होता है। अब उदाहरण न लिखिएगा, एक लाइन सिविल मामलों में लागू होता है दिखाकर निकल जाना है, लेकिन हम उदाहरण जानकारी के लिए बता रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 300 पहले उठाया जाए, आर्टिकल 300। अगर राज्य के लोक सेवक ने कोई दोषपूर्ण कार्य किया, कोई अपकृत किया है, तो भले राज्य का सेवक अपकृत किया है, उसके लिए राज्य उत्तरदायी होगा। यानी कि मुआवजा हम किससे वसूल सकते हैं, राज्य से। यानी कि किया लोक सेवक गलती और कौन जिम्मेदार हुआ, राज्य। इसी प्रकार भागीदार देख सकते हैं कि एक भागीदार अगर कारोबार के अनुक्रम में कोई रांगफुल एक्ट करता है, तो दूसरे पार्टनर उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह नहीं कह सकते कि हमने गलत कार्य नहीं किया। इसके बाद मालिक और अभिकर्ता देखा जाता है। अभिकर्ता की गलती के लिए किससे मुआवजा वसूला जा सकता है, मालिक से। और अंत में उदाहरण स्वामी तथा सेवक का देखा जाता है कि सेवक की गलती के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मालिक। यानी कि सिविल मामलों में, फिर बैक हो जाइए, उदाहरण न लिखिएगा, मैं फिर बता दूं।
सिविल मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में यह लागू नहीं होता। फिर एक बार आइए, ये लाइन जरूर लिखना है कि सिविल मामलों में यह सिद्धांत लागू होता है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1730 ईस्वी में 1730 ईस्वी में आर बनाम हिगिंस के केस में आपका किया गया। यानी कि आपराधिक मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका उल्लेख सर्वप्रथम जिस केस में किया गया वह केस जरूर याद रखिएगा, आर बनाम हिगिंस, सन हमने बताया 1730। इस वाद में क्या कहा गया वह आपका कह सकते हैं कि आपको लिखना ही होगा। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई कार्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है तो प्रधान अधिकारी तब तक दंडनीय नहीं होगा जब तक कि वह कार्य प्रधान अधिकारी के आदेश या उसके निर्देश या उसकी सम्मत से न किया गया हो। यानी कि अगर कोई कांस्टेबल कोई गलती करता है तो दरोगा जी सामान्यतः उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। दरोगा जी तभी होंगे जब उन्होंने कांस्टेबल को इस कार्य को करने की रजामंदी दी थी या निर्देश दिया था या आदेश दिया था कि ये कार्य तुम क्या करो करो। और जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को अपराध करने के लिए आदेश या निर्देश न दिए हों तो अधीनस्थ अधिकारी के कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होगा कि नहीं, नहीं होगा। अब आप इंग्लैंड का पहले नियम लिखेंगे तब भारत में हम आते हैं आईपीसी में। जहां तक इंग्लैंड का नियम है, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड में इसके 3 अपवाद है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहां की वैकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत क्रिमिनल मामलों में भी लागू होता है। 3 भाई डिटेल में ना लिखेगा, बस एक लाइन इंग्लैंड में दिखा के और जो 3 मामले हैं उन 3 मामलों का केवल और केवल क्या कर देना है, उल्लेख। देखिए कौन कौन 3 मामले हैं। पहला आपका अपमान लेख का प्रकाशन, जैसे कि मान लीजिए ए ने समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखा और समाचार पत्र के संपादक ने उस पत्र को क्या किया, छाप दिया। तो समाचार पत्र का संपादक उस पत्र को छापने के लिए जिम्मेदार होगा। अगर वह कहता है कि ये बातें तो आपका बी ने लिखी थी तो उसे बचाव नहीं होगा। भले बी ने लिखी हो, लेकिन तुम्हें क्या आवश्यकता थी अपमानजनक बातों को क्या करने की, छापने की। दूसरा है आपका लोक न्यूसेंस, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस। अगर सेवक ने पब्लिक न्यूसेंस किया है तो मालिक क्या होता है इंग्लैंड में, जिम्मेदार। और तीसरा न्यायालय की अवमानना। तो अगर अभिकर्ता ने सेवक ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो इंग्लैंड में मालिक या प्रमुख उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी कि 3 अपवाद आपका कहाँ है, इंग्लैंड में। तो केवल लिखना नहीं है डिटेल में, 3 अपवाद फिर याद रखिए। अपमान लेख का प्रकाशन, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप, और तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब भारत में आ जाना है डायरेक्ट। सामान्यतः भारतीय दंड संहिता के तहत प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपराध करता है वही व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी होता है।
कोई दूसरा व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं होता। लेकिन लगाएंगे आईपीसी की 3 धाराओं में इसका अपवाद दिया गया है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां की वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत समाहित है। अपराध कोई और करेगा और उसके लिए सजा कोई और पाएगा। वह पहले 3 धाराएं शुरुआती दौर में लिखिएगा, 154, 155 और 156। ये जरूर दिखा दीजिएगा कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आईपीसी की धारा 154, 155 और 156 में समाहित हैं, जो निम्नलिखित है। उसके बाद आपका 3-3, 4-4 लाइन, तीनों धाराओं की हेडिंग ही सही, आप हेडिंग ही याद करके जाइए। ये सही बात है कि करे कोई और भरे कोई और, यानी कि अपराध कोई और किया है, उस अपराध के लिए दूसरे को सजा दी जा रही है, तो सजा की मात्रा कम रखी गई है। और तीनों धाराओं में कारावास का दंड नहीं है। दंड जो है केवल और केवल किसका है? जुर्माने का। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? क्योंकि आपका अपराध कोई और करता है और उसके लिए सजा किसको दी जा रही है? किसी और को। तो केवल किसका दंड आपका दिया गया है? जुर्माने का। तीनों धाराएं हूबहू नहीं लिखनी है। पहला नियम, तीनों का सार लिखना है। आपका मेंस में हूबहू लिखने में बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि भूमिका भी आपको देनी है, सिविल क्रिमिनल भी दिखाना है, और आर बनाम हिगिंस का क्या लिखना है, केस भी। तो तीनों धाराओं का आप, मैं फिर बता दूं, सार लिखिएगा। देखिए तीनों धाराओं का सार। 154 कहती है, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी या कब्जेधारी है और उस भूमि पर अनलॉफुल असेंबली की गई हो, विधि विरुद्ध जमाव किया गया हो, तो ऐसे स्वामी का ये दायित्व है कि वह ऐसे जमाव को रोके या पुलिस को समय रहते सूचना दे। यदि वह ऐसे जमाव को नहीं रोकता या पुलिस को सूचना नहीं देता और ऐसे जमाव के लोग कोई अपराध कर डालते हैं, तो ऐसा स्वामी जिसकी भूमि थी, प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर जिम्मेदार होगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपका कारावास में नहीं होगी, बल्कि केवल क्या होगा, आपका जुर्माना। और अधिकतम कितना जुर्माना दंड हो सकता है इस धारा में? 1000। फिर इसको देखिए, अपनी भाषा में हमने बताया है, फिर एक बार देखिए। यदि किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी है या कब्जाधारी है और उस भूमि पर अनलॉफुल असेंबली हो रही है, तो ऐसी दशा में उसका कर्तव्य है कि वह निकटतम पुलिस को इसकी सूचना दे या जितना हो सके ऐसे जमाव को क्या करे, रोके। अगर ऐसे जमाव के सदस्यों में से कोई सदस्य कोई अपराध करता है, तो ऐसा भूमि का स्वामी प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर दायी होगा और अधिकतम 1000 रुपये, यानी कि जो दंड पाएगा 1000 रुपये से अनधिक जुर्माना लगेगा। यानी कि 1000 या 1000 से क्या कम। यानी कि उदाहरण के रूप में एक उदाहरण भी इस पर बना दिया जाए। एक का ये मकान है, मकान के आगे इसकी ज़मीन है, 5 या 5 से अधिक लोग इसके दरवाजे पर जुट गए, तो ये तुरंत पुलिस को सूचना दे कि हमारे दरवाजे पर लोग जुटे हैं,
संभावना है कि बगल में जाकर कोई क्या करेंगे, अपराध। और पांचों में से कोई जाकर बगल वाले की मड़ई ही फूंक दिया, यानी कि झोपड़ी को जला दिया, तो ऐसी दशा में ए वाइकेरियस लाइबिलिटी के आधार पर दंड का क्या होगा, भागी। ये लोग तो दंडित होंगे ही अलग, लेकिन एक का दायित्व क्या होगा, क्योंकि ये उस भूमि का क्या था, स्वामी या अधिभोगी यानी कि कब्जाधारी, तो ये दंड का भागी होगा। लेकिन अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है, क्योंकि अपराध कोई और किया और दंड कोई और पा रहा है, तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या रखी गई है, कम। तो अधिकतम कितना जुर्माना, 1000। 155 आ जाइए। नहीं, तब नहीं बताया गया। अगर पुलिस को सूचना नहीं देता या जितना हो सकता है उतना मने कोशिश नहीं करता रोकने की, तब जिम्मेदार होगा भाई। हाँ। न- तो वही तो बताया जा रहा है यार, फिर एक बार देखिए ध्यान से शब्दों को ही पकड़िए। अगर ए ने निकटतम पुलिस को सूचित कर दिया समय रहते, या ए बल भर रोका इन लोगों को जितना हो सकता है, जितना संभव था, तब ए का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ये याद रखिए। अब तो आ गया ना क्लियर। कहे तो फिर भाई न समझ में आते, एक बार फिर हम बता देते हैं। ए का कर्तव्य है कि जब ऐसा अनलॉफुल असेंबली उसकी भूमि पर हो रहा है, तो स्पष्ट बेरक लिखता है कि वह आपका निकटतम पुलिस को ऐसी क्या दे, सूचना। अगर सूचना दे देता है या वह रोकता है लेकिन लोग मानते नहीं, तो ऐसी दशा में वह 154 के तहत दंड का भागी नहीं होगा। और न तो पुलिस को सूचना दिया, न रोकने का कोई प्रयास किया, तब दंड का भागी होगा। लेकिन चूंकि वह कैरियर लाइबिलिटी के आधार पर हो रहा है, तो दंड की मात्रा ज़्यादा नहीं है बल्कि क्या है, कम है। कारावास नहीं, कितना जुर्माना, केवल 1000। अब 155 आ जाए। उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। आइए अब, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए आपका बलवा किया जाता है, यानी कि अब देखिए, अब ये आया कि आपका ए मान लीजिए जमीन का स्वामी है, और ए के जमीन पर कुछ लोग जुटे और ए के फायदे के लिए बलवा कर दिए। बलवा कर दिए मतलब अभी 146 बताया गया, यानी कि ए की जमीन पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुटे हैं और ए के फायदे के लिए वह बलवा करते हैं। यानी कि बलवा का मतलब ये 5 या 5 में से कोई एक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट 141 वाले 5 उद्देश्यों में से किसी को आगे बढ़ाने के लिए या तो बल का प्रयोग करते हैं या हिंसा का। किसके फायदे के लिए, भूमि के स्वामी या कब्जेधारी। भूमि का स्वामी यहाँ कौन है, ए। तो ए का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को क्या करे, रोके कि न रोके, आपका रोके। अगर वह नहीं रोकता है बल भर, यानी कि जितना शक्ति है उसके पास, समझाए बुझाए, अगर रोकने का प्रयास नहीं करता है, तो ये दंड का भागी होगा। लेकिन चूंकि बलवा ये दूसरे लोग किए हैं और उसके लिए सजा कौन पा रहा है, ए, तो फिर जो दंड की जो मात्रा होगी वह केवल और केवल क्या होगी, जुर्माना। यानी कि कारावास का दंड नहीं है। कितना जुर्माना हो सकता है ये उल्लिखित नहीं है, तो जुर्माना आपका जुर्माने से दंडित होगा। 154 में लिखा गया था अधिकतम कितना, 1000। 155 में केवल क्या लिखा है, जुर्माना। 156 लास्ट में आ जाइए। उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा हुआ है।
अब एक पहले उदाहरण, ए मान लीजिए ए का यह मकान है। ए दिल्ली में निवास करता है और ए ने अपने मकान की देख रेख के लिए बी को क्या नियुक्त किया है? एजेंट। यानी कि किसको एजेंट नियुक्त कर दिया है? बी को। अब इस मकान के आगे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुटते हैं और बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, और वह भी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, तो 146 में ये जो 5 लोग जुटे हैं और बल या हिंसा का प्रयोग कर बैठे हैं, और 5 में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो ये पांचों तो बलवा के लिए दंडित होंगे। बिना हथियार के बलवा किए हैं तो 147, और हथियार के साथ किए हैं तो 148। अब किसके फायदे के लिए बलवा किया गया है? मालिक के नहीं, मालिक तो 155 में था ही। अब किसके लिए? भाई अभिकर्ता के फायदे। तो अभिकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को रोके कि न रोके, शक्ति भर रोके। अगर अभिकर्ता नहीं रोका है इन लोगों को बलवा करने से, तो अभिकर्ता वाइकेरियस लाइबिलिटी के आधार पर जिम्मेदार होगा। क्योंकि बलवा अन्य ने किया, उसके लिए जिम्मेदार कौन हो रहा है? अभिकर्ता। तो ऐसी दशा में दंड की मात्रा फिर कम होगी, और केवल क्या किस दंड से दंडित एजेंट होगा? आपका जुर्माना। तो फिर एक बार देखिए, बेरेक नहीं लिखना, मैं फिर बता दूं। बेरेक लिखे तो कई पेज चला जाएगा, और ये क्वेश्चन चूंकि टिप्पणी में बनता है तो आपका 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज में निपटा देना है। तो बेयर एक्ट न लिखकर जिस भाषा में मैं बताया हूँ उसी भाषा में अपने मन से लिखना है। तो 154 में आपका कह सकते हैं स्वामी दाई, और 155 में जिस स्वामी के फायदे के लिए बलवा हुआ है वह दाई, और 156 में आपका जिस अभिकर्ता के फायदे के लिए बलवा हुआ है वह अभिकर्ता भी क्या होगा? दाई। 154 में जुर्माना कितना था? 1000, और 155-56 में केवल जुर्माना है और आपका रकम नहीं दी गई है। तीनों में एक समानता जरूर है कि कारावास का दंड है कि नहीं? नहीं है। तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका एविडेंस चलाया जाए। भाई 12-15 मिनट का ब्रेक रहेगा और तब आपका एविडेंस चलेगा। आज तीसरा सब्जेक्ट नहीं चल पाएगा क्योंकि 7:30 बजे थोड़ा काम है, व्यक्तिगत निकलना पड़ेगा। तो आज का एविडेंस ही केवल चल पाएगा। पास्को एक्ट आपका कल चलेगा भाई। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये कल पढ़ाया जाएगा। तो अभी एविडेंस में परीक्षा चल रही थी तो उसी को आगे बढ़ाया जाएगा।